इनकेस अगर आप क्लास में गॉट इट, ठीक है. सो रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड. Now let me start the screen share. You should be able to see the screen in a matter of a minute. Wait a minute. All right. And अपने mic off रखिए. Unless and until like you have any question, please raise your hand and then you can ask a question. Or else you can just keep your mic off. ठीक है. So चलिए यहाँ पे हम पहले हमारी ये वाली स्टोरी देखते जो हमने देखनी चालू की थी पिछले क्लास के अंदर. Right. So in the last class we have seen over here. In the last class over here we have seen कि you have two chambers in over here. Like sorry, two characters हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. एक है आपका यहाँ पे सीड शेप, दूसरा आपका है यहाँ पे आपका सीड कलर. तो ये दो कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. सो वी हैव सीन आपके पास यहाँ पे दो टाइप के प्लांट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. एक प्लांट है आपके यहाँ पे जिसके अंदर आपको मिल रहा है यहाँ पे राउंड एंड येलो, और दूसरा प्लांट आपके यहाँ पे है आपका व्रिंकल्ड एंड ग्रीन. तो हमने क्या किया, इन प्लांट्स को हमने यहाँ पे लिया और हमने इनको कराया यहाँ पे क्रॉस. क्रॉस कराने के बाद हमें F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले उनका था फिनोटाइप राउंड एंड येलो का. क्यों? क्योंकि R यहाँ पे कैपिटल था जो अपने आप को करेगा एक्सप्रेस, और Y अपना यहाँ पे कैपिटल था वो अपने को करेगा यहाँ पे एक्सप्रेस. तो राउंड एंड येलो मुझे यहाँ पे मिलते हैं, मेरे यहाँ पे प्लांट सारे के सारे मुझे मिलते हैं राउंड एंड येलो. यहाँ तक क्या आपको स्टोरी क्लियर है? क्या यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर है? Yes sir. Yes sir. क्लास में देखा था, राइट. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. ग्रेगर मेंडल ने क्या सोचा था, उसके दिमाग में ये था कि अब इसके बाद जब मैं क्रॉस करूंगा, जब मैं F1 को सेल्फ क्रॉसिंग करूंगा, व्हेन आई डू द F1 का सेल्फ क्रॉसिंग, आई विल गेट अगेन 3:1 का रेशियो. ये ग्रेगर के दिमाग में था, मेंडल के दिमाग में ये चीज थी. उसने ये सोचा कि जब मैं इसके सेल्फ क्रॉसिंग करूंगा ना तो मुझे वापस से 3:1 ही मिलेगा. दैट वाज ही वाज थिंकिंग. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, या बेटा गुड इवनिंग. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि उसके दिमाग में ये बात क्यों थी. सो उसका ऐसा मानना था, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली. ग्रेगर मेंडल का यहाँ पे ऐसा मानना था, ही वाज थिंकिंग कि आपके जो एलील्स सेग्रीगेट होते हैं वो एक पैटर्न में सेग्रीगेट होते हैं. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. समझो आपका ये आपका है जीनोटाइप, कैपिटल R कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. अगर ये आपका यहाँ पे है जीनोटाइप, तो मेंडल ऐसा सोच रहा था, मेंडल ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे क्या होता होगा, जब आपके एलील बनते होंगे तो ऐसे बनते होंगे, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y. ये था मेंडल का एक्सपेक्टेशन. दिस इज समथिंग मेंडल वाज एक्सपेक्टिंग. ये थी एक्सपेक्टेशन आपके ग्रेगर मेंडल की. ठीक है, ये उनका था एक्सपेक्टेशन कि आपके डोमिनेंट एलील साथ में रहेंगे और रिसेसिव एलील साथ में रहेंगे. ऐसा उसने सोचा था. अगर वो ऐसा होता, देखो अगर रियलिटी में ऐसा होता तो हमें 3:1 का रेशियो मिलता, लेकिन ऐसा होता नहीं है. आप ये बात जानते हो क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि अगर आपके पास ये जीनोटाइप है, अगर आपके पास ये है जीनोटाइप आपके प्लांट के अंदर, तो आपको 4 टाइप के आपको गैमेट्स मिलेंगे. यू विल हैव कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r Capital Y. स्मॉल r Small y. तो ये आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट्स आपके यहाँ पे मिल जाते हैं. सो दीस आर द 4 टाइप ऑफ गैमेट्स यू गेट टू सी ओवर हियर, राइट. अब ये चीज हमने पिछले क्लास में भी बनाई थी, अगर आपको याद हो तो. वी हैव डन द सेम थिंग इन द लास्ट क्लास एज वेल. हमने यहाँ पे 4 पॉसिबल गैमेट्स यहाँ पे हमने बना के रखे थे, राइट. अब वही चीज हम यहाँ पे करेंगे. नाउ लेट्स डू द क्रॉसिंग ओवर हियर, लेट्स डू द क्रॉसिंग एंड लेट्स ट्राई टू सी द थिंग. अब यहाँ पे अटेंशन देना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा अपना पनेट स्क्वायर. लेट्स मेक अ पनेट स्क्वायर ओवर हियर. अब यहाँ पे हम हमारे डालते हैं गैमेट्स. तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे सारे गैमेट्स डाल दिए. अब मैं राइट हैंड साइड पे हॉरिजॉन्टली भी मैं अपने गैमेट्स यहाँ पे डालूंगा. सो आई विल राइट ओवर हियर कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y Capital Y. ठीक है. तो ऐसे मैंने यहाँ पे मेरे यहाँ पे गैमेट्स लगा दिया. ठीक है. तो देखो आप दोनों साइड पे आप गैमेट्स लगाते हो क्योंकि आपको मेल और फीमेल दोनों के साइड से गैमेट बनेंगे ना, इसलिए. तो मैं यहाँ पे इसे मार्क दे देता हूँ. ये साइड पे फीमेल और ये साइड पे मेरा मेल के गैमेट्स, राइट. अब यहाँ पे हम लोग इनको बनाना चालू करते हैं. लेट्स नाउ ऐड देम, लेट्स ऐड द गैमेट्स. अब हम गैमेट को फ्यूज करेंगे. तो देखो यहाँ पे क्या होगा. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y. अब आप मुझे बताओ ये वाला जो प्लांट होगा इसमें क्या कलर होगा और क्या शेप होगा?
Round shape or Sir, yellow yellow. color. Yellow color. Yellow. ये तो दोनों चीज बोलो, ये क्या कह रहे हो, राउंड एंड Yellow जैसे color. राउंड एंड येलो, बस इतना बोलो, ठीक है। सो यू हैव राउंड एंड येलो काइंड ऑफ कलरेशन ओवर हियर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यू विल हैव अ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या कलर और शेप होगा? Round and yellow. Round and yellow. राउंड येलो, बिल्कुल, क्योंकि कैपिटल आर आ रहा है आपका राउंड के लिए और कैपिटल वाई आ रहा है आपका येलो के लिए, सो राउंड एंड येलो अगेन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, तो इसका Round क्या and होगा? yellow. Round and yellow. अगेन राइट, राउंड एंड सर येलो अगले ही के मेरा लिए यहाँ भी पे, राउंड एंड येलो. बिल्कुल अगले के राइट। लिए भी राउंड एंड येलो. जब मैं करूंगा ना तब बताना, ठीक है, और else because I know most of you know this thing, but we have to run the class in a way that everyone understands. Please have this kind of understanding. So now what will happen over here? So now you have a capital R, small r, capital Y, small y. यहाँ पे भी आपका राउंड एंड येलो ही आएगा because you have a capital R and a capital Y, ठीक है। अब वही चीज हमें यहाँ पे कर दो, अभी तक हमें सारे के सारे जो मिले यहाँ पे, दे आर ऑल माय राउंड एंड येलो, अभी तक मुझे सारे राउंड एंड येलो यहाँ पे मिले बिना कोई एक्सेप्शन के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी दिस थिंग अगेन। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसका क्या होगा? Round yellow. Round and yellow. Round and yellow. ठीक है। यू हैव कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इसका क्या हो जाएगा? Round and green. Round and green. बिल्कुल, यहाँ पे मेरा राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि मेरा जो स्मॉल वाई है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे यू हैव नो कैपिटल वाई यहाँ पे नहीं है, इसलिए स्मॉल वाई एक्सप्रेस करेगा, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स माय राउंड एंड ग्रीन। सो दिस बिकम्स योर डिफरेंट वन, दिस बिकम्स माय राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग अगेन। सो अगेन अब थोड़ा फटाफट करते हैं। सो यू विल हैव अ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दिस आल्सो बिकम्स माय राउंड एंड yellow. राइट। Yellow. देन यू हैव हियर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आई, क्या होगा यहाँ पे कलर? Round Green. राउंड एंड green. Green. कैपिटल आर आ चुका है यहाँ पे, तो राउंड एंड स्मॉल वाई इज गोइंग टू बी फॉर माय ग्रीन। यस, एक बार फिर हम यहाँ पे देखते हैं। सो नाउ यू हैव कैपिटल आर ऊपर से, यहाँ से स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई, क्या होगा यहाँ पे? Round and येलो होगा, ग्रीन कहाँ से होगा? येलो, राइट। देन यू हैव कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, अगेन राउंड एंड येलो। Now over here, small r, capital Y, यहाँ wrinkled and yellow होगा। सुनो मेरी बात अब ध्यान से सब लोग, स्मॉल r के लिए मेरा आएगा wrinkled और कैपिटल Y के लिए मेरा आ जाएगा येलो यहाँ पे। सो दैट इज व्हाई दिस विल बी डिफरेंट। ये मेरा यहाँ पे हम इसे टैग करेंगे एज अ wrinkled and yellow. So this is a different kind of plant I will be finding over here. चलिए एक और बनाते हैं। सो अगेन यहाँ पे वही चीज होगी, you have a small r, you have a capital Y, Wrinkled and green. again Wrinkled and yellow. wrinkled and green, बिल्कुल सही। small r का wrinkled, Yellow. yellow, right? Yellow. wrinkled and Wrinkled yellow and आपको yellow. यहाँ पे वापस मिलेगा। तो दोनों याद रखना, दे आर ऑल माय wrinkled and yellow ही है मेरे यहाँ पे, wrinkled और green नहीं बोलना आपको, wrinkled and yellow, क्योंकि कैपिटल Y आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। चलिए आगे देखते हैं, आखिरी वाला कॉलम पे फिल करते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा कैपिटल आर, यहाँ से आएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सो दिस बिकम्स माय Round and yellow. Round and yellow. यहाँ पे मेरा आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, वहां से स्मॉल वाई, Round and green. Round and green. Round and green. green. राउंड एंड ग्रीन होगा मेरा यहाँ पे कलर, ठीक है, राइट। देन और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा। सो नाउ यू हैव स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, Wrinkled and yellow. हाँ जी, राइट, दिस विल बी माय wrinkled and yellow, मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। एंड देन यू हैव द लास्ट वन, ये मेरा यहाँ पे होगा, लेट मी जस्ट चेंज इट। Wrinkled and green. Wrinkled and green. स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ग्रीन आएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे मालूम है आई हैव अंडरस्टूड। स्मॉल आर विल गिव इट wrinkled shaped, एंड क्योंकि आपका स्मॉल वाई है दोनों, सो यू विल गिव द ग्रीन कलरेशन। यहाँ पे कोई डोमिनेंट एलील है ही नहीं, तो लास्ट वाले के अंदर कोई भी आपको डोमिनेंट एलील मिल ही नहीं रहा, सो दैट इज व्हाई it will be different, and different in the sense it will be your
wrinkled and yellow, sorry green, wrinkled and green is it is Green. ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग, मेरी बात ध्यान से आप देखो यहाँ पर समझो। अब मुझे आप लोग बताओ, अगर आप इनको काउंट करते हैं तो हमारे पास राउंड येलो कितने हैं, बताइए मुझे काउंट करके आप लोग, हाउ मेनी राउंड येलोज आई हैव राइट नाउ? राउंड एंड येलो वाले प्लांट सर 9 कितने हैं? 10 Nine. 11 Nine. अरे चलो काउंट करते हैं, चलो चलो सब लोग मिलकर काउंट करते हैं। सुनो, सो यू हैव अ 1, यू हैव 11 3 राउंड एंड येलो काउंट करना है बाबा, काउंट करते हैं आराम से, 1 2 3 देन 4 देन 4, 9, 6 6, 7 7, 8 8, 9, एंड 9, ठीक है। राउंड एंड येलो मेरे यहाँ पे है 9, राइट। अब मुझे आप लोग बता दो राउंड एंड ग्रीन कितने हैं मेरे यहाँ पे, राउंड एंड ग्रीन मेरे यहाँ पे कितने होंगे? सर 3 3. बिल्कुल सही, 3. राउंड एंड ग्रीन मेरे यहाँ पे हो जाएंगे, मेरे यहाँ पे 3, राउंड एंड ग्रीन Three. विल बी ओनली 1 2 3, बस 3 ही मेरे यहाँ पे। अब मुझे बताओ आप लोग यहाँ पे कि wrinkled एंड येलो कितने हैं? 3 सर 3 3. राइट, wrinkled एंड येलो भी अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे आराम से बैठ के, देन यू विल फाइंड दे विल बी 3 इन नंबर। देख लो आप यहाँ पे 1 2 एंड 3, और जो लास्ट वन है मेरा यहाँ पे wrinkled एंड ग्रीन, वो कितने हैं आपके पास? सर 1 राइट, so wrinkled and हाँ जी, so you'll have wrinkled and green, आपको जो मिला यहाँ पे that is only going to be 1, तो that is something he received, उसने यहाँ पे रेशियो जो उसे मिला यहाँ पे, वो उसे मिला यहाँ पे 9:3:3:1 का। तो याद रखना, ये क्रॉस करने के बाद जो एंड में जो रिजल्ट उसे मिला यहाँ पे ग्रेगर मेंडल को, that was your 9:3:3:1, ये था उसका फिनोटाइपिक रेशियो, ये था उसका यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो जो उसे यहाँ पे मिला था। जीनोटाइपिक आपको कैलकुलेट नहीं करना है, तो उसे आप इग्नोर करेंगे। सो दैट इज समथिंग ही गॉट। और जब उसे रिजल्ट मिला तो वो काफी शॉक में था, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। याद रखना, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे 3:1 मिलेगा। अब वो ऐसा एक्सपेक्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि वो सोच रहा था कि डोमिनेंट एलील साथ में जाते हैं, रिसेसिव एलील साथ में जाते हैं, जबकि रियलिटी में क्या होता है, आपके हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपका बनेगा। तो जब उसे रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट मिलने के बाद उसने पहले तो देखा कि यार राउंड येलो मुझे मिल रहे हैं, व्रिंकल ग्रीन भी मुझे मिल रहा है, बट मुझे 2 नए कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको 2 नए कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहे हैं, राउंड ग्रीन एंड व्रिंकल येलो। ये आपको पहले देखने के लिए नहीं मिल रहा था, बट अभी आपको यहाँ पे ये देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो जब उसने मेंडल ने ये सब चीजों को ऑब्जर्व किया, ही सेड कि जो मैं सोच रहा था वो तो गलत था। कि मैंने सोचा क्या था कि आपके जब एलील सेग्रीगेट होते हैं, जब मेरे एलील सेग्रीगेट होते हैं यहाँ पे, तो डिपेंडेंट होते हैं। तो उसने बोला था कि डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता होगा। असॉर्टमेंट मतलब अलग होना, डिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता होगा, ऐसा उसने सोचा था। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट ही रहेगा, ऐसा नहीं होता कि रिसेसिव के साथ रिसेसिव ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, हर किसी के साथ पेयरिंग करके एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन वहां पे बना सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, आफ्टर दिस क्रॉस, आफ्टर दिस डायहाइब्रिड क्रॉस, उसने हमें हमारा दिया नया लॉ। एंड द न्यू लॉ ओवर हियर वाज योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपका आया आफ्टर द डायहाइब्रिड क्रॉस। दिस केम आफ्टर योर डायहाइब्रिड क्रॉस। जो हमने क्रॉस किया वो था आपका डायहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद आपको ये लॉ मिला। अब ये लॉ यहाँ पे क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट द सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, the segregation of allele of one gene during gamete formation, जब मेरे एलील सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट होते हैं एक जीन में से गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, is independent of the segregation of alleles of another gene। तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं दूसरे जीन के दूसरे एलील से, राइट। और क्योंकि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये चीज आपको मिली। दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय ग्रेगर मेंडल। ये आपका था तीसरा लॉ, और ये तीसरा लॉ आपके सामने आया आफ्टर डायहाइब्रिड क्रॉस, एंड दिस लॉ वाज कॉल्ड एज माय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो एक बार फिर वापस से सुन लो यहाँ पे, द लॉ, ये क्या करे आपका लॉ यहाँ पे, दैट द सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ऑफ वन जीन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन is independent of the segregation of alleles of another gene।
ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है दूसरे जीन के दूसरे एलील के सेग्रीगेशन के साथ। दैट इज व्हाट योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स। अब मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू आपको यहाँ पे एक बार फिर आपको ये चीज बताता हूँ। लेट मी जस्ट ट्राई टू टेल यू दिस थिंग वेरी क्लियरली। ग्रेगर मेंडल के हिसाब से अगर आप सोचोगे ना, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ग्रेगर मेंडल क्या सोच रहा था, मैंने आपको बताया था क्या सोच रहा था वो, व्हाट ही वाज थिंकिंग। सर 3:1 रेशियो में आएगा। हाँ, और वो ये सोचा कि गैमेट्स आपके ऐसे बनते हैं कि कैपिटल आर वाई के साथ रहेगा और स्मॉल वाई के साथ रहेगा। मतलब वो कह रहा था कि ये लोग मतलब डिपेंडेंट होते हैं, राइट, दे हैव सम काइंड ऑफ लाइक डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट, डोमिनेंट के साथ रहता है, रिसेसिव के साथ रहेगा। अगर तुम ऐसा कॉम्बिनेशन करके अगर आप बनाते हो ना क्रॉस को, तो तुम्हारा रेशियो आएगा 3:1, बिल्कुल सही बात है। बट तुम जानते हो कि ऐसा नहीं होता। अब तुम यहाँ पे क्लियर कट जानते हो कि जब हम गैमेट्स बनाते हैं तो हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से बनाते हैं, राइट। जब भी आपके यहाँ पे एलील सेग्रीगेट होते हैं, राइट, द कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर वन। अब देखो यहाँ पे जब कैपिटल आर स्मॉल आर अलग होगा तो वो ये सोच के अलग नहीं होता कि मुझे सिर्फ कैपिटल वाई के साथ ही रहना है या कैपिटल स्मॉल वाई के साथ ही रहना है। यू विल फाइंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे देख के क्या लगता है कि कैपिटल आर सिर्फ कैपिटल वाई के साथ रहना चाहता है, स्मॉल वाई के साथ रहना चाहता है। बट यहाँ पे यू वोंट फाइंड दैट हैपनिंग। यू विल फाइंड ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड ओवर देयर। हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट कि यहाँ पे आपको मिल रहा है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपका यहाँ पे हो रहा है। यू आर फाइंडिंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। और जब आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो आपको क्या होगा, यू विल फाइंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसी की वजह से आपको जो रिजल्ट यहाँ पे मिला दैट वाज माय 9:3:3:1, राइट। और यही बेटा आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं एज ए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये था आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो आपका ग्रेगर मेंडल ने दिया था आफ्टर द डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्या ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो ये Yes, बात sir. याद। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आपको आएगा कि कौन सा लॉ मिला था आपको आफ्टर डायहाइब्रिड क्रॉस, देन आपको बोलना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको मिला था। तो यही आपकी वो पिक्चर है डायहाइब्रिड क्रॉस की जो आपके बुक में है, राइट। यू हैव दिस क्रॉस हैपनिंग। आपको यहाँ पे F1 जनरेशन आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट। और इसी F1 जनरेशन को हमने फिर कराया हमारे यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग। F1 जनरेशन को हमने कराया यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग, और जब हमने सेल्फ क्रॉसिंग कराया हमें मिलता है रेशियो हमारे यहाँ पे 9:3:3:1 का। बस तुम्हें इस लेवल पे इतना ही याद रखना है, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो, राइट। और इसके बाद ही उसने आपको दिया यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये बात याद रखना, कौन सा लॉ कौन से एक्सपेरिमेंट के बाद आया था। दिस केम आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट क्रॉस, एंड द इनिशियल दो लॉ जो आपके थे दे केम राइट आफ्टर योर पी प्लांट के टॉल वाले कैरेक्टर को स्टडी करने के बाद। सो आफ्टर योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद आपको 2 लॉ मिले थे, डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद आपको ये एक लॉ आपके सामने यहाँ पे मिला है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। ठीक है, तो क्या आपको तीनों लॉस क्लियर हैं आपके ग्रेगर मेंडल के? आर द 3 लॉस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, Yes, तो sir. ये प्लीज सब लोग याद रखना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिंपली आपको ये कह रहा है दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सेग्रीगेशन वाला लॉ ये कह रहा है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन योर एलील्स सेग्रीगेट। आपके एलील्स जो यहाँ पे होते हैं वो आपके सेग्रीगेट के होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो भी हम यहाँ पे देख लेते एक बार अगर आपको रिवाइज करना हो तो। स्टेट दैट 2 एलील्स और द हेरिटेबल कैरेक्टर सेग्रीगेट मतलब सेपरेट हो रहे हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड एंड अप इन अ डिफरेंट गैमेट। ये आपका होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड डोमिनेंस तो आपको मालूम ही है, जो डोमिनेंट एलील होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा एंड इट विल मास्क द इफेक्ट ऑफ द रिसेसिव एलील। सो दैट वाज माय लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मुझे ये कह रहा है कि गैमेट फॉर्मेशन या एलील सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर ऑफ एलील। वो दूसरे एलील से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर आपका सेपरेट होगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। और यहाँ पे ये हमने देख लिया है, ये आपका रेशियो आपका राइट 9:6:1 का रेशियो। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो प्लीज याद रखना, इतनी कहानी आपको क्लियरली मालूम होनी चाहिए। सो देखिए 3 लॉज आपके यहाँ पे आते हैं। एक रहेगा आपके यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस,
ये आपको याद रखना है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. देन you'll have a law of segregation. And the third law is a law of independent assortment. अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेगर मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया था, तो आपका आंसर क्या होगा? सर क्योंकि वो जल्दी तैयार होने वाली फसल है। ग्रोथ कर जाता है। राइट, जल्दी तैयार हो जाती है वो, एक ये चीज है. उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन आप करा सकते हो, बायसेक्सुअल होता है वो प्लांट. ठीक है, तो हमने कुछ कैरेक्टर देखे थे, तो याद रखना एडवांटेजेस ऑफ पी प्लांट, ये भी याद रखना, ये भी हमने देखा था. वी हैव सीन द एडवांटेजेस ऑफ योर पी प्लांट, ऑफ पी प्लांट. सो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी. अगर आपको इतनी चीजें याद रह जाती है, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. यू विल नेवर फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट. सब लोग याद रखना, जब हम लोग बात करते हैं फिनोटाइप जीनोटाइप, आई होप ये सब आपको यहाँ पे क्लियर है. व्हाट इज गोइंग टू बी योर फिनोटाइप, ये आपको मालूम है. एंड सेम थिंग गोस फॉर योर जीनोटाइप. ये भी आई थिंक आप सबको यहाँ पे काफी क्लियरली समझ में आ चुका है. ठीक है, सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे आपका जेनेटिक्स वाला पार्ट खत्म होता है, यहाँ पे आपका मेंडल वाला पार्ट खत्म होता है. नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब नेक्स्ट टॉपिक के जाने के पहले हम यहाँ पे एक दो क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं. जैसे अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज व्हाट? Sir, एली समथिंग वी हैव हम लोग ऑलरेडी देख चुके. दीस आर द क्वेश्चन वी हैव सीन, और ये वाला क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास के अंदर यहाँ पे हमने किया था. ठीक है, दैट इज समथिंग आल्सो वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास. अच्छा, एक काम करो, मुझे एक क्वेश्चन आप करके बताओ. यू डू वन क्वेश्चन ओवर हियर. एक काम करिए, मुझे आप बताइए, समझो एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और उसको मैं क्रॉस करा रहा हूं विद द लेट्स से स्मॉल टी के साथ. ठीक है, ये मेरा क्रॉस है. तो एक प्लांट है मेरा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, एक प्लांट है मेरा यहाँ पे स्मॉल टी वाला. मुझे बताओ, मुझे कितने प्लांट्स मिलेंगे जिनके अंदर मुझे स्मॉल हाइट वाले प्लांट मुझे मिलेंगे. हाउ मेनी प्लांट्स आई विल गेट ऑफ द स्मॉल हाइट. अगर मैं ये क्रॉस करता हूं तो मुझे कितने प्लांट्स मिलेंगे स्मॉल हाइट वाले, बताइए मुझे, करके बताइए. टेल मी हाउ मेनी प्लांट्स आई कैन गेट व्हिच विल बी हैविंग द स्मॉल हाइट. पनेट स्क्वायर बना लीजिए, पनेट स्क्वायर बना लीजिए और फिर बताइए करके. मेक अ पनेट स्क्वायर ओवर हियर एंड टेल अस हाउ मेनी प्लांट्स आई कैन गेट व्हिच कैन हैव अ स्मॉल हाइट. यहाँ पे डाल दीजिए मेल गैमेट्स को, डाल दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे अपने फीमेल को डाल दीजिए स्मॉल टी, राइट. एंड नाउ टेल. अच्छा, किसी ने बोला 2 plants. दो प्लांट, तो ही आएंगे। दो ही आएंगे. तो आप करोगे Yes. जिसमें आपका स्मॉल हाइट होगा. Small t and capital T in first. ठीक है, चलिए देखते हैं फिर यहाँ पे. सो यू विल हैव अ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी यहाँ पे. ठीक है, यू विल ओवर हियर हैव स्मॉल टी, राइट. यहाँ पे मेरा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे मेरा होगा यहाँ पे Small t and small t. तो दो प्लांट मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं ऑफ योर स्मॉल हाइट. यस, दो प्लांट मुझे यहाँ पे मिलेंगे स्मॉल हाइट. तो मैं इवन कह सकता हूं दैट 50% ऑफ द प्लांट्स, 50% जो मेरे यहाँ पे प्लांट्स रहेंगे दे विल हैव द स्मॉल हाइट. 50% प्लांट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, दे विल बी हैविंग द स्मॉल हाइट. इनमें आपको स्मॉल हाइट मिलेगी, दे विल हैव द शॉर्ट हाइट. ये भी मैं बोल सकता हूँ. तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे आपको, तो सॉल्व कर लीजिएगा. क्या आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? आर यू एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस? Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, कोई नहीं, चलो बढ़िया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो आपका यहाँ पे रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन. सो लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर सेक्स डिटर्मिनेशन. चलिए उस पर हम लोग जंप करते हैं फटाफट. लेट्स सी ओवर हियर. ठीक है, तो आज का हमारा जो नया ऑब्जेक्टिव है आज के क्लास का, दैट इज टू अंडरस्टैंड द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द एनिमल्स. इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट शायद हम लोग आज कवर ना कर पाए, लेकिन हम ये वाला टॉपिक तो हम कवर कर सकते हैं. कैसे एक एनिमल के अंदर एक सेक्स डिटरमाइन किया जाता है उसको आज हम समझेंगे, राइट. अब उसको समझने के पहले मैं थोड़ा बहुत ह्यूमंस के बारे में बात करना चाहूंगा. आई वांट टू टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स. तो जब भी हम ह्यूमंस की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग क्लियरली, दैट ह्यूमंस के अंदर, in the human beings you will get to have 23 pairs of chromosomes. इतनी बात तो आप जानते हो, you will have 23 pairs of chromosomes.
इतना तो आप सबको मालूम ही होगा. You have 23 pairs of chromosomes on the human beings, right? अब याद रखना इन 23 पेयर्स में से आपके जो पहले 22 पेयर्स होते हैं, द फर्स्ट 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जो पहले 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आप करेंगे, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑटोसोम्स. ये सारे टर्म्स आपको याद रखना है. यू कॉल देम एज अ ऑटोसोम्स, राइट. और जो आखिरी पेयर होता है, सो 22 पेयर जो आपके इनिशियल के हैं उनको बोलेंगे ऑटोसोम्स. लेकिन जो मेरा 23rd पेयर यहाँ पे होगा, सो 23rd पेयर जो मेरा यहाँ पे रहता है ह्यूमंस के अंदर, दैट पेयर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सेक्स क्रोमोसोम. इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ सेक्स क्रोमोसोम. तो ये भी टर्म याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे कि आपका जो 23rd पेयर होता है, आखिरी पेयर जो आपका रहेगा, उसका नाम यहाँ पे होगा सेक्स क्रोमोसोम. यू कॉल देम एज अ सेक्स क्रोमोसोम. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है. अब एक चीज याद रखना, मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, पहले 22 पेयर हम सबके अंदर रहते हैं सेम. फर्स्ट 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम. ठीक है. हम सबके अंदर, मेल या फीमेल के अंदर फर्क नहीं होता. पहले 22 क्रोमोसोम हम सब के अंदर रहेंगे बिल्कुल डिट्टो सेम. चेंज जो आपको मिलता है वो आपको मिलता है 23rd पेयर के अंदर. जो आखिरी पेयर होता है आपके क्रोमोसोम का, उसके अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा मेल और फीमेल के अंदर. तो याद रखिएगा, जब भी हम मेल्स की बात करते हैं, विल राइट समथिंग लाइक दिस. विल राइट कि पहले पेयर तो आपके 22 पेयर तो आपके सेम ही होते हैं. सो आई जस्ट राइट 22 तो आपके सेम ही रहेंगे, प्लस सेक्स क्रोमोसोम जो आपका रहेगा मेल के अंदर वो रहेगा एक्स एंड वाई. ये जो एक्स एंड वाई मैंने यहाँ पे आपका लिखा है, दैट एक्स एंड वाई इज माय सेक्स क्रोमोसोम इन द मेल्स. सो मेल्स के अंदर आपको जो सेक्स क्रोमोसोम मिलेगा, दैट इज योर एक्स एंड वाई. ठीक है. अब इसी तरीके से अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, इफ सेम वे इफ आई टॉक अबाउट द फीमेल्स, अगर मैं ह्यूमंस में अगर फीमेल्स की बात करता हूं, तो फीमेल्स में क्या होगा, फीमेल्स के अंदर विल गेट टू सी दैट इनिशियल 22 क्रोमोसोम्स तो आपके रहेंगे यहाँ पे. जस्ट वेट अ मिनट. इनिशियल 22 क्रोमोसोम्स तो आपके यहाँ पे वैसे के वैसे रहेंगे, बट आखिरी जो आपके यहाँ पे जो पेयर रहेगा, दैट विल बी योर 2x क्रोमोसोम्स. आपको आखिरी जो पेयर यहाँ पे आपको मिलेगा, दैट विल बी माय 2x क्रोमोसोम्स ओवर हियर. सो ये जो 2x क्रोमोसोम्स हैं, these are the sex chromosomes in the female. ये हो जाता है आपके सेक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल. तो याद रखना, आपके सेक्स यहाँ पे सिर्फ दो ही होते हैं. यू हैव अ मेल एंड अ फीमेल, राइट. एंड मेल्स विल हैव सेक्स क्रोमोसोम आपके जो रहेंगे वो आपके होंगे XY, और फीमेल जो आपका सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे आपका रहेगा, दैट विल बी योर XX. तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है. तो ह्यूमंस के बारे में इतना याद रखेगा आप लोग. ये चीज आप वापस से देखेंगे कि कैसे डिटरमाइन होता है ह्यूमंस में ये सेक्स एक इंडिविजुअल के अंदर. विल सी दैट सेपरेटली, बट फिलहाल आप इतना याद रखेंगे. आपके पास है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. पहले 22 पेयर आर कॉल्ड एज माय ऑटोसोम्स. यू कॉल देम एज ऑटोसोम्स. ये हम सब के अंदर सेम है, irrespective of the gender. But the last pair, 23rd pair, is called as my sex chromosome, and that is something will create a difference. ये आपका difference basically create करता है. ये आपका मेल्स में होगा XY, फीमेल्स में आपका ये होगा यहाँ पे XX. So that is something you have to know. क्या ये स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? Is this slide clear to all of you यहाँ पे? ये क्या? बोलिए बेटा, क्वेश्चन है आपका, बताइए. किसने हैंड रेज किया बेटा? किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे शायद से, बताइए. ऑलराइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये तो ह्यूमंस की बात होगी. ह्यूमंस की बात को हम आगे बाद में सीखेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड इनिशियली, उसके पहले हमें यहाँ पे क्या देखना है. सेक्स डिटर्मिनेशन, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स. कई बार आपके एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करते हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर्स कई बार एसेंशियल रोल प्ले करते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए. और सबसे बढ़िया यहाँ पे एग्जाम्पल आपके यहाँ पे रहेगा टेम्परेचर का. कुछ एनिमल्स के अंदर टेम्परेचर आपका डिसाइड करता है कि एनिमल का जेंडर क्या होगा. इन सम एनिमल्स टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिसाइड द जेंडर. और इसके एग्जांपल आपके यहाँ पे है टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल. टर्टल एंड क्रोकोडाइल आपके वो एग्जांपल है बेटा जिनके अंदर आपका जो सेक्स डिटरमाइन किया जाता है वो टेम्परेचर पे डिटरमाइन किया जाता है. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपका कैसे डिटरमाइन होगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इसको हम समझते हैं. तो पहले मैं बात करता हूँ क्रोकोडाइल की. समझ लो कि मैं आपके हाथ में 2-4 क्रोकोडाइल के एग्स दे देता हूं. मैं कहता हूं कि यार ये रख लो. सो नाउ व्हाट यू कैन डू. सो अगर आपके पास हम बात करें क्रोकोडाइल्स की, सो क्रोकोडाइल्स में हम क्या कर सकते हैं. सो क्रोकोडाइल्स में आपको क्या मिलेगा कि अगर
टेम्परेचर अगर रहता है 34 डिग्री सेल्सियस एंड अबव, अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे आपको रखते हो, आप समझो आपको मैंने 7-8 अंडे दिए क्रोकोडाइल के, और अगर आप उस एग्स को अगर आप रखते हो 34 डिग्री सेल्सियस एंड अबव के टेम्परेचर के ऊपर, देन ऑल द एग्स विल हैच आउट इनटू योर मेल्स। सारे के सारे आपके जो एग्स होंगे दे विल हैच आउट इनटू द मेल्स। ठीक है, ऑल ऑफ द एग्स विल हैच आउट इनटू द मेल्स। याद रखना 34 डिग्री सेल्सियस अगर इसके ऊपर अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करते हो क्रोकोडाइल के अंदर, देन आपको क्या मिलेगा, ऑल द एग्स विल हैच आउट इनटू द मेल्स, राइट। उसी तरीके से अगर आप अपने एग्स को रखते हो एट अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस एंड लेस एंड बिलो, अगर अपना टेम्परेचर अगर आप मेंटेन करते हो 30 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो, देन आपके सारे के सारे जो आपके जो क्रोकोडाइल होंगे दे विल हैच आउट इनटू द फीमेल्स, दे विल हैच आउट इनटू योर फीमेल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सर 32 रखूंगा तो क्या होगा। तो अगर समझो आप रखते हो 32 डिग्री सेल्सियस, अगर आप रखोगे यहाँ पे लेट्स से यू कीप अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस, तो क्योंकि ये टेम्परेचर मेरा 34 के पास है, because it is closer to 34 degree Celsius ना, then also you will find it will turn into the male, it will turn into the male। 33 भी अगर आप रखोगे तब भी आपको वो मेल के अंदर ही आपका डेवलप करेगा। सो इट डिपेंड्स कि वो 34 से कितना पास में, सो इवन देन यू कैन फाइंड दे कैन डेवलप इनटू द मेल एज वेल, राइट। उसी तरीके से समझो अगर आप रखते हो 31 रखते हो, राइट, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड इट विल डेवलप इनटू द फीमेल, क्योंकि अगर वो 30 के पास में है, इट इज ऑन द कूलर साइड, देन इट विल डेवलप इनटू द फीमेल। ठीक है, तो यार इतना अगर टेम्परेचर बीच का भी आता है तो वो टेम्परेचर का वैल्यू क्या है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो मेल या फीमेल में बन सकता है, राइट। बट अगर आपको ये नॉलेज है, अगर आपको इतना नॉलेज होता है, तो आप अपने जू में एक्चुअली इनका सेक्स रेशियो मेंटेन कर सकते हो। आप अपने जू के अंदर इनका सेक्स रेशियो आराम से मेंटेन कर सकते हो। आप एक्चुअली डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितने मेल चाहिए और कितने फीमेल चाहिए। आई होप आप लोग ये मेरी बात समझ पा रहे होंगे, बिकॉज इफ यू नो द टेम्परेचर डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द एनिमल, आप एक्चुअली में डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितने मेल बनाने हैं और कितने मुझे फीमेल बनाने हैं, राइट। क्या ये बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can actually as a zookeeper you can actually decide कि मुझे मेल्स इतने चाहिए और मुझे फीमेल्स इतने चाहिए। You can actually plan that and you can actually have that, and ये करा भी जाता है, ठीक है। So that is something you can get to have in the crocodiles। अब उसी तरीके से मैं बात करूंगा यहाँ पे, similarly I can also talk about my turtles। Similarly I can talk about my turtles। So turtles में भी कुछ ऐसी कहानी होती है। टर्टल्स के अंदर भी आपका सेक्स डिटरमाइन करेगा आपका यहाँ पे टेम्परेचर, राइट। सो टर्टल्स में क्या होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट द टर्टल्स ना, व्हाट हैपेंस इन देम, कि अगर आपका टेम्परेचर रहता है अराउंड लेट्स से 28 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो, 28 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो, देन आपके सारे के सारे जो आपके जो एग होंगे दे विल हैच आउट इनटू योर मेल्स, दे विल हैच आउट इनटू योर मेल्स। अगर 28 डिग्री सेल्सियस और उससे नीचे होता है देन आपके सारे के सारे एग्स होंगे वो हैच करेंगे आपके मेल्स के अंदर। उसी तरीके से अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे रहता है 32 डिग्री सेल्सियस एंड अबव, देन सारे के सारे आपके जो एग होंगे दे विल हैच आउट इनटू योर फीमेल्स। ये सारे के सारे आपके हैच आउट होंगे इनटू योर फीमेल्स। तो ये बात यहाँ पे याद रखना आप लोग कि टर्टल्स में रिवर्स हो जाती कंडीशन। अगर 28 के नीचे होगा आपके यहाँ पे टेम्परेचर देन यू विल फाइंड ऑल विल हैच आउट इनटू द मेल्स। अगर 32 के ऊपर अगर आपका होता है टेम्परेचर देन ऑल विल हैच आउट इनटू द फीमेल्स। तो ये बात इसके अंदर आपको याद रखनी है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन आप आंसर कर सकते हो अगर आप सोच सकते हो तो। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हो रहा है, थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होता रहा तो आपकी टर्टल की पॉपुलेशन आपकी कम हो जाएगी या टर्टल की पॉपुलेशन आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? व्हाई आई एम सेइंग दैट? टेल मी दैट। सर क्योंकि फीमेल उनके लिए 28 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर चाहिए, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिर्फ फीमेल टर्टल ही होंगी, जिस कारण मेल टर्टल नहीं रह पाएंगे। जो भी 2-3 लोगों ने आंसर किया था उन सबका आंसर यहाँ पे सही था, राइट। अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, यू आर एबल टू थिंक दैट दिस थिंग इज अ वेरी गुड थिंग। सो व्हाट विल हैपन हियर ना, कि अगर आपका टेम्परेचर हाई है, अगर ग्लोबल वार्मिंग अगर आपका हो रहा है यहाँ पे, देन व्हाट विल हैपन, आपका टेम्परेचर यूजुअली हाई रहेगा। अगर टेम्परेचर अगर आपका यहाँ पे हाई है देन व्हाट विल हैपन, ऑल द एग्स विल हैच आउट इनटू द फीमेल्स।
सारे के सारे एग मेरे हैच आउट करेंगे फीमेल के अंदर, और अगर ऐसा होता है देन टर्टल्स की पॉपुलेशन हो जाएगी आपकी खत्म, क्योंकि अगर सिर्फ फीमेल रह गई तो लाइक पॉपुलेशन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा फिर, राइट। सो यस, दैट इज व्हाई इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये एक्चुअली में कंसर्न है। अगर आप यूएन की साइट पे अगर आप जाके देखते हो देन दे विल एक्चुअली टेल यू अबाउट कि ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द कंसर्न ग्लोबली, एंड दिस कैन एक्चुअली अफेक्ट द स्पीशीज कंपोजिशन, ये एक्चुअली आपके स्पीशीज का कंपोजिशन थ्रू आउट द वर्ल्ड चेंज कर सकता है, और टर्टल्स का भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। सो टर्टल्स कैन एक्चुअली गो एक्सटिंक्ट ओवर हियर, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर, ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। आई होप आपको इतना मालूम होगा कि ये जो एनिमल्स है ना, ये जब एग ले करते हैं तो ये अंडों को ऐसे ओपन में नहीं रखते, ये खड्डा खोदते हैं एंड देन दे ऐड द एग्स ओवर देयर, राइट, और उसे बरी कर देते हैं, एंड देन उसके टेम्परेचर जैसा होता है उस हिसाब से आपके बेबीज हैच आउट होते हैं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दे डू। एंड अगर आप एक जू में अगर इनको रख रहे हो तो जू में एक मशीन होती है, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेटर। सो देयर इज अ मशीन, यू कॉल इट एज अ इंक्यूबेटर। ये आपने टर्म शायद सुना हो, शायद ना सुना हो। सो इंक्यूबेटर आपका एक मशीन होता है, इसके अंदर आप एग्स को रखते हो। सो इंक्यूबेटर के अंदर आप एग्स को रखते हो, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो, राइट। सो इट इज अ मशीन इन विच द एग्स आर केप्ट, इसके अंदर ही आप एग्स को रखते हो, एग्स आर केप्ट। बड़े बड़े अगर कभी आप पोल्ट्री फार्म में अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे इंक्यूबेटर होते हैं, तो लोग वहाँ पे भी सेक्स, वहाँ पे तो बेसिकली उनका काम अलग होता है, बट यस इन द इंक्यूबेटर यू कैन मेंटेन द टेम्परेचर, राइट, ऑफ द एग्स। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ऑलराइट। तो याद रखना सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर एक फैक्टर है, सो टेम्परेचर बिकम्स अ फैक्टर व्हिच कैन डिटरमाइन द सेक्स, तो ये भूलना मत, ये सारा पॉइंट यहाँ पे आप लोग याद रखना, ठीक है। तो क्या आप लोग को क्रोकोडाइल और टर्टल की स्टोरी यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू एनिमल्स एंड द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. या कोई दुविधा रहेगी तो प्लीज बता देना यार, पूछ लेना, सो आई कैन फिक्स दैट थिंग, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे क्रोकोडाइल और ये आपके सामने आपका सी टर्टल, जो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिख रहे हैं। बेबी एनिमल चाहे कोई भी हो अच्छा ही दिखता है, राइट। बेबी एनिमल चाहे कोई भी हो, लाइक यू फील लाइक कीपिंग इट एज अ पेट, चाहे वो क्रोकोडाइल क्यों ना हो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो आपका हो गया एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर, लाइक टेम्परेचर की हमने बात कर ली। कई बार आपका सेक्स डिटरमाइन किया जाता है वाया द जेनेटिक्स, दैट मींस वाया क्रोमोसोम्स, राइट। इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, sex of the individual is determined by a pair of chromosomes called as your sex chromosomes, जो हम ऑलरेडी पहले स्लाइड पे देख चुके हैं। Females will have XX and males will have XY kind of condition, तो ये चीज हमने क्लास के स्टार्टिंग में हमने देखी थी, राइट। You have XX and you have XX वाला XY वाला कंडीशन। Now let's try to understand कि ये होता कैसे है, एक बेबी का जेंडर डिसाइड कैसे होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले हम पार्टीशन बनाते हैं, लेट्स मेक अ पार्टीशन ओवर हियर, एंड पार्टीशन के लेफ्ट साइड पे हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा मेल्स, लेट्स राइट द मेल्स ओवर हियर। अब मेल्स में आप लोग जानते हो आपके स्पर्म कहाँ पे बनाए जाते हैं, वेयर द स्पर्म्स हैव बीन फॉर्म्ड इन द मेल्स? बहुत बढ़िया, टेस्टिस, ये हमने किया था, अगर आपको याद हो, दिस इज समथिंग वी हैव डन इन द क्लास। सो टेस्टिस के अंदर ही आपके यहाँ पे स्पर्म्स बनाए जाएंगे, सो विद इन द टेस्टिस वी विल गेट द स्पर्म्स हैव बीन फॉर्म्ड, राइट। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैव बीन फॉर्म्ड, राइट, लाइक मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैव बीन फॉर्म्ड इन द टेस्टिस, ठीक है। अब याद रखना जब भी मेल्स के अंदर स्पर्म्स बनाए जाते हैं तो दो टाइप के बनाए जाएंगे, जब भी मेल्स के अंदर स्पर्म बनाए जाएंगे तो दो टाइप के बनाए जाएंगे। सो व्हाट आर दोस टू टाइप्स, लेट्स ट्राई टू सी दैट। एक एक्टिव, 2 मिनट बेटा रुक जाओ, बताता हूं मैं, राइट। सो टू टाइप ऑफ स्पर्म्स हैव बीन फॉर्म्ड। एक स्पर्म आपका होगा which will be having, let's say ये मेरा एक स्पर्म है यहाँ पे, राइट। सो दिस स्पर्म will be having ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स तो सबके अंदर रहते ही है, ऑटोजोम्स प्लस इट विल हैव एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ऑटोजोम्स तो रहते ही, ऑटोजोम्स मतलब आपके जो 22 पेयर्स होते हैं उनमें से उन्हें हम कहते हैं ऑटोजोम्स, राइट। सो ऑटोजोम्स प्लस आई जस्ट राइट सिंगल ए, नहीं तो तुम और कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, लेट मी जस्ट रिमूव दिस सिंगल ए, राइट। सो ऑटोजोम्स प्लस एक्स, सो एक स्पर्म है मेरे यहाँ पे, या मेरे एक टाइप का स्पर्म जो मेरे यहाँ पे बनेगा दैट इज माय एक्स वाला स्पर्म, ठीक है। जो दूसरा टाइप का मेरा जो स्पर्म यहाँ पे बनेगा that will have, let me make the sperm over here, that sperm will have autosome plus y। तो याद रखना अगर आपके पास 1 मिलियन स्पर्म अगर आपका टेस्टिस के अंदर बनाए जाते हैं, राइट,
तो 50% विल बी माय एक्स क्रोमोसोम वाले और 50% विल बी माय वाई क्रोमोसोम वाले। तो याद रखना दोनों आपके बनाए जाते हैं इक्वल अमाउंट के अंदर। बोथ द क्रोमोसोम्स बोथ द स्पर्म्स आर बीन फॉर्म इन द इक्वल अमाउंट। तो 50% मेरा ये रहेगा ऑटोसोम्स प्लस एक्स और 50% स्पर्म जो आप करेंगे वो आप करेंगे ऑटोसोम्स प्लस वाई। ठीक है, तो यार स्पर्म्स आपके दो टाइप्स के बनाए जाएंगे, एक के अंदर होगा मेरा ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम और एक के अंदर मेरा होगा यहाँ पे ऑटोसोम्स प्लस वाई क्रोमोसोम, राइट। सो एक्स और वाई वाले दो टाइप के स्पर्म आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल्स की। अब फीमेल्स की बात करने के पहले क्या यहाँ तक आपको स्टोरी क्लियर है? यहाँ तक क्या आप सबको स्टोरी सबको समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. और जबरदस्ती Yes, yes sir. अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो बता दो कि समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करते हैं फीमेल्स की। अब जब मैं फीमेल्स की बात करता हूँ तो फीमेल्स के अंदर एग कहाँ पे बनाया जाता है? सर ओवरीज के अंदर। ओवरीज में बनाते हैं यहाँ पे एग। ठीक है, अब जब भी आपका एग बनाया जाएगा ना, याद रखना जब भी आपके एग यहाँ पे बनाए जाएंगे तो याद रखिएगा हमेशा एग यहाँ पे कैसे होंगे। एग विल बी ओनली ऑफ वन टाइप। एग सिर्फ आपका एक ही टाइप का बनेगा यहाँ पे, एंड दैट विल बी योर ऑटोसोम प्लस एक्स। बस एक ही टाइप का यहाँ पे आपका एग बनेगा एंड दैट विल बी योर ऑटोसोम प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आपका बनेगा यहाँ पे। अब इतनी स्टोरी तुम्हें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है, नाउ व्हाट यू विल गेट टू सी कि अगर मेरा ये वाला स्पर्म ऑटोसोम प्लस एक्स वाला, अगर ये वाला मेरा स्पर्म आके फ्यूज करता है एग के साथ, अज्यूम करते हैं कि ये वाला स्पर्म आके मेरा एग के साथ जाके करेगा फ्यूज। अगर ऐसा होता है देन आउटकम आपका क्या होगा? देन लेट्स आउटकम ओवर हियर। तो आउटकम आपका कुछ जैसा होगा, सुन लो मेरी बात पहले, सुन लो 2 मिनट फिर आंसर कर देना, सुन लो। जब ये वाला स्पर्म आके फ्यूज करेगा एग के साथ, देन व्हाट विल हैपन? यू विल हैव ऑटोसोम्स प्लस 2 एक्स आ जाएंगे यहाँ पे, एक एक्स यहाँ से एक एक्स यहाँ से, सो नाउ इट विल बिकम XX। और आप जानते हो कि अगर 2 एक्स क्रोमोसोम मेरे पास आते हैं साथ में तो क्या बनेगा यहाँ पे? It will be a female animal, or it will be a girl, right? So it will be a female progeny will be formed. अब उसी तरीके से तुम यहाँ पे देख लो, now see over here, अगर मेरा Y वाला स्पर्म आता है और अगर ये आके यहाँ पे फ्यूज करता है, अगर मेरा Y वाला स्पर्म आके यहाँ पे अगर फ्यूज करेगा, so now I will get to see a setup। और सेटअप यहाँ पे कैसा होगा? You will have autosome plus X into Y। और अगर आपको X अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है देन आप क्लियरली कह सकते हो इट विल बी योर मेल इंडिविजुअल विल बी फॉर्म्ड, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपका ऑटोसोम प्लस एक्स वाला अगर स्पर्म आता है तो आपका फीमेल बनेगा। अगर आपका ऑटोसोम प्लस वाई वाला स्पर्म आके फ्यूज करता है के साथ तो आपका यहाँ पे मेल बॉडी या मेल एनिमल आपका यहाँ पे बनेगा। तो अगर आप इतनी स्टोरी समझ सकते हो तो आप ये भी बता सकते हो या ये भी कह सकते हो आप क्लियरली कि आपका जो सेक्स डिटरमाइन होता है, जो सेक्स डिटरमाइन होता है एक बच्चे का, उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। फीमेल के ऊपर कोई डिटरमिनेशन डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि फीमेल तो सिर्फ एक ही टाइप का एग बना रही है। तो अगर जो भी सेक्स है इंडिविजुअल का बेबी का, इट इज डिफाइंड बाय द फादर, इट इज डिफाइंड बाय द मेल इंडिविजुअल, इट इज डिफाइंड बाय द फादर। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर आपको याद हो ना तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में फीमेल फिटोसाइट के बारे में बात किया था। अगर आपको याद हो तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द फीमेल फिटोसाइट, राइट, जहाँ पे पीपल यूज्ड टू गेट टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ द बेबी एंड देन दे यूज्ड टू गेट रिड ऑफ देम। आपको याद है ना वो चीज हमने पढ़ी थी, राइट? हाँ, अबॉर्शन, दैट इज समथिंग दे यूज्ड टू डू। सो बेसिकली पहले के टाइम पता है, आज से लगभग 40 इयर्स बैक या 30 इयर्स बैक, ये काफी लोगों में दिमाग में उनका ये होता था कि द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल या बेबी का सेक्स डिटरमाइन करता है फीमेल बॉडी। दैट इज पीपल यूज्ड टू थिंक, मतलब जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते उनको ये लगता है कि जो फीमेल का जो भी बेबीज का जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन करता है फीमेल बॉडी। सो व्हाट दे यूज्ड टू फाइंड कि जब भी उनके घर पे लाइक दे आर गेटिंग वे टू अमाउंट ऑफ फीमेल्स ओवर देयर, देन दे यूज्ड टू थिंक कि नहीं ये तो फीमेल की गलती है, इट इज समथिंग रॉन्ग डूइंग ऑफ द वाइफ एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर गेटिंग ऑल द फीमेल्स ओवर देयर। बट ऐसा नहीं है। आज हम लोग काफी क्लियरली ये सब बात जानते हैं कि फीमेल डिटरमाइन नहीं करती,
मेल होता है वो डिटरमाइन करता है कि सेक्स क्या होगा उस जेंडर, या जेंडर क्या होगा उस बेबी का, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियरली मालूम यहाँ पे होनी चाहिए, राइट, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो यस सर। ये हमने यहाँ पे देख लिया, यू हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये हमने यहाँ पे देख लिया। ऑफ दिस 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एंड द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट हेल्प इन डिसाइडिंग द जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज योर सेक्स क्रोमोसोम, राइट। इसको भूलना नहीं आपने, ठीक है। और यही चीज आपने यहाँ पे बना के इन लोगों ने दिखाई है, राइट। फादर के एंड से वाई आ रहा है, देन यू विल ऑलवेज हैव, यू विल हैव द मेल चाइल्ड। अगर फादर के एंड से एक्स आ रहा है, देन ऑलवेज यू विल हैव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि मदर के एंड से सिर्फ एक्स ही आएगा, तो मदर डिटरमाइन नहीं करी यहाँ पे, यू विल ओनली फाइंड योर फादर इज द वन व्हिच विल डिटरमाइन एवरीथिंग। याद रखना, जब भी एक मेल के अंदर स्पर्म्स बनाए जाते हैं तो इक्वल अमाउंट में बनाए जाते हैं, उसमें कोई ऐसा बायसनेस नहीं होता, एक मेल के अंदर इक्वल अमाउंट में एक्स और वाई वाले स्पर्म बनाए जाएंगे। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू, राइट। सो यहाँ पे हमने देख लिया हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, हमने हमारा यहाँ पे देख लिया सेक्स डिटर्मिनेशन इन रेप्टाइल्स लाइक योर क्रोकोडाइल एंड योर टर्टल्स ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। तो दो चीजें आज हमने यहाँ पे समझ ली, एक तो जेनेटिक बेसिस पे क्या होता है, कैसे होता है, जिसमें क्रोमोसोम आपका डिसाइड करेगा जेंडर, और दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखी हमारा टेम्परेचर, कैसे हमारा टेम्परेचर के बेसिस पे, जिसे हम इवन कह सकते हैं इन कैटेगरी ऑफ योर एनवायरनमेंट के बेसिस पे आप कैसे अपना सेक्स जेंडर आपका यहाँ पे डिसाइड होगा। सो दीज आर द टू थिंग्स वी ऑल हैव सीन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो क्या आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है? आर द थिंग्स क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू, यहाँ तक? चलो यस, तो तुम लोग ऐसे बोलते हो, ट्रैक करते हैं। All the children will inherit X chromosomes from the mother side. हमेशा मदर के साइड से X chromosome आता है, whether they are boys or girls, right? Thus, the sex of the children will be determined by what they inherit from their father. तो बेसिकली वही बोला गया जो मैंने आपको बोला था, sex of the child is determined by their father. जो भी फादर सारे उसके ऊपर ही वो डिपेंड करता है, not from their mother. आपको शायद मालूम नहीं होगा, बट पहले के टाइम पे ये बहुत ही गलत फहमियां थी, right? And because of that, the female of the house used to like has to go through number of things, but now you know that it is the male who determines the sex of the individual, right? तो यहाँ पे आपका खत्म होता है sex determination, and now we can talk about the evolution. अब हम यहाँ पे evolution के बारे में थोड़ी बहुत हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, right? अब evolution के पहले बात करने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपको वो वाली स्टोरी तो याद होगी, The story of, let me write it down over here. हमने एक दो स्टोरी हमने पढ़ी थी, या एक स्टोरी तो मैं चाहूंगा कि आप याद रखो, स्टोरी ऑफ DDT एंड मॉस्किटो। Yes, क्या sir. आप लोगों को ये वाली स्टोरी याद है? यस सर। Yes, sir. ये स्टोरी याद रखना, ये एक इवोल्यूशन के प्रोस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी स्टोरी है जो आपको याद रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है। दूसरी स्टोरी में आपको यहाँ पे बताई थी, आपको शायद याद होगा, सर्जरी करते समय, सर्जरी वाली, राइट, सर्जरी, ड्यूरिंग द सर्जरी द इश्यू ऑफ योर बैक्टीरिया एंड योर एंटीबायोटिक्स। तो सर्जरी के दौरान जो बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता था, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या ये वाली स्टोरी आप लोग को याद है? ये वाली सेकंड वाली? यस सर। कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ लोग सोच रहे कि कब लेक्चर खत्म होगा। याद है, ठीक है। सर्जरी में बैक्टीरिया वाली ये भी स्टोरी आपको याद होनी चाहिए, याद नहीं तो एक बार देख लेना जो हमने देखा था, राइट। अच्छा, अब है क्या ना, जब भी आपके सामने इवोल्यूशन टर्म आए, समझो आपका पड़ोसी आपको पूछता है व्हाट इज इवोल्यूशन, राइट, तो आपने सिंपल ये बोलना है, इट सिंपली मीन्स डिसेंड विद और descendant with modification. ये सबसे स्मॉल डेफिनेशन मैं कह सकता हूँ इवोल्यूशन की, डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी नया बना है, आप सब लोग डिसेंडेंट है चिंपैंजीज के, मैं कह सकता हूँ आप सब लोग डिसेंडेंट है किसी बंदर जैसे दिखने वाले एनिमल के, राइट। सो डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, आपके अंदर भी कुछ चेंजेस है, ना, आप आपके पास पूंछ नहीं है, आप पेड़ों पे नहीं रहते, आपके पूरे बॉडी पे हेयर नहीं है, राइट। सो यू हैव द चेंजेस।
So descendant with modification is the simplest definition of your evolution. Descendant with modification, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, घबराइए मत. अगर अभी समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी बस इसे देख लीजिए, सुन लीजिए. इट मीन्स डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कोई नया एनिमल बनना विद सम मॉडिफिकेशन, फॉर्मिंग अ न्यू स्पीशीज विद अ न्यू मॉडिफिकेशन, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन. और ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है मैं कहूंगा फॉर योर इवोल्यूशन. जब भी कोई नई चीज बनती है, देखो जब भी कभी इवोल्यूशन होता है, याद रखना, जब भी कभी आपका इवोल्यूशन होगा आपको नया एनिमल मिलेगा जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा, एंड दैट इज नोन एज माय इवोल्यूशन. और आप ये दोनों चीजें इनके अंदर आप देख सकते हो. आपने मॉस्किटो में भी आपको ये दिख रहा था और आपको बैक्टीरिया में भी दिख रहा था. बैक्टीरिया में क्या दिख रहा था? बैक्टीरिया की डेथ ही नहीं हो रही थी. बैक्टीरिया की डेथ हो ही नहीं रही थी जब भी आप एंटीबायोटिक वहां पे डाल रहे थे. सो दैट मीन्स व्हाट, उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया, थोड़ा उसमें आ गया मॉडिफिकेशन, एंड मॉडिफिकेशन इन द डिसेंडेंट इज कॉल्ड एज माय इवोल्यूशन. सेम चीज आपकी मॉस्किटो में भी आपको मिल रही थी. मॉस्किटो के अंदर जो नए जो बेबीज आपके थे वहां पे, जो नई आपकी पॉपुलेशन बन रहा था, आपका डीडीटी डालने के बाद कुछ सालों के बाद जो आपको जो नई पॉपुलेशन वहां पे दिख रही थी उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था, उनके ऊपर डीडीटी का कोई असर हो नहीं रहा था. सो व्हाट वी कैन से, इट इज अ डिसेंडेंट, नई पॉपुलेशन, डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज माय इवोल्यूशन. क्या आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है यहाँ पे? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. So याद रखना that is the simplest definition of evolution. That is the simplest way to understand evolution. कोई रमली स्टेटमेंट नहीं है. देखो evolution को है ना, तुम समझो. evolution को तुम याद करने की कोशिश मत करो, सिर्फ तुम समझो. अगर तुम समझ जाते हो ना, then evolution like पढ़ने में, समझने में, understand करने में, and to like understand everything becomes very easy for you, right? इसलिए हम stories की मदद लेते हैं यहाँ पे. अगर आप stories याद रख सकते हो, then आपको evolution समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. Right? It is a very interesting and a very engaging topic. बस बात ये है कि आपको स्टोरीज समझ आनी चाहिए. ये दो स्टोरी आपको मैंने पहले बताई थी और स्टोरीज आपके सामने आगे रखूंगा. अगर आप स्टोरीज समझ पाओगे आपको इवोल्यूशन समझ आ जाएगा. So that is something you have to know, right? So just wait a minute. All right. तो यहाँ पे देखिए एक बंदर जैसा एनिमल है यहाँ पे, and that is forming into a human being. यहाँ पे आपका बिल्कुल वो ह्यूमन आपका यहाँ पे बन रहा है, राइट? एडवांस ह्यूमन बीइंग जो मोबाइल में देखे घूम रहा है यहाँ पे. So यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, evolution is a sequence of gradual changes which takes place in the primitive organism over a million of years in which a new species is formed. जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना शॉर्ट में, descendant with modification, वो इन्होंने लंबा करके यहाँ पे लिखा हुआ है. Evolution is a sequence of gradual changes आपको मिलेंगे यहाँ पे होते हुए, which takes place in the primitive organism. वो primitive organism में आपको मिलेंगे ये changes होते हुए, and with the course of time आपका एक नया species आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So that is your evolution over there. But जैसे कि मैंने आपको बोला, याद करने की कोशिश मत करो. याद करने के लिए आपको मैं स्टेटमेंट दे दूंगा, उसका आप रट्टा लगा लेना बाद में. बट अभी उसे याद मत करो. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड evolution, बिकॉज अगर आप समझते हो then you will be able to understand everything. Evolution is something which makes you understand everything basically, ultimately. So try to see those things. ठीक है? So ये हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में. यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे हमारे क्लास को. We'll understand the term, we'll see the examples, we'll see some more new stories, right? और वही करते हुए हम पूरे evolution को यहाँ पे हम समझ लेंगे, which will be very easy for you to understand. All you have to do is listen and understand. That's it. और एक बार आप समझ जाते हो, then see what happens ना. I'll tell you something. आज से 2 साल बाद भी अगर तुम evolution कभी सुनते हो ना टर्म, आपको वो स्टोरीज को याद करना है. अगर आपको स्टोरीज याद आ जाती है, then आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी. You will actually understand what is happening over there. So that is why we have to focus on the stories. ठीक है? So all right, now before wrapping up the class wrap up करने के पहले आप लोग मुझे बताइए, अगर कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई है, then please